नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जाने माने लेखक उत्कर्ष राय द्वारा लिखी हुई कहानी श्यामली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्यामली। श्यामली ने कांपते हाथों से अंगूठी को उठा लिया। उस पर जड़ा छोटा सा हीरा अपनी चमक से अंधेरे कोने को दमका रहा था। श्यामली बार बार अंगूठी को देखे जा रही थी। पता नहीं कब बीते हुए दिनों की याद चलचित्र के समान उसकी आंखों के आगे उतरने लगी। मैडम, मैडम, क्या आज मुख्य अतिथि को फूल देने के लिए मैं चुनी जाऊंगी? श्यामली ने अपनी कक्षा अध्यापिका से पूछा था। अरे नहीं, मैंने दीपिका को चुना है। कक्षा अध्यापिका ने प्यार से श्यामली को गाल पर थपकी देते हुए कहा था। पर दीपिका तो पहले भी फूल दे चुकी है। तुम अभी नहीं समझोगी। गोरे गोल मटोल बच्चे अधिक प्यारे लगते हैं ना। शायद अध्यापिका की वही कही बात ही सबसे पुरानी होगी। जब उसे एहसास हुआ कि वह गोरी नहीं है, चिड़चिड़ाती हुई वह घर पहुंचकर अपनी माँ के आगे रोने लगी। माँ ने उसको चुप तो करा दिया, पर उसके जन्म के समय से उठी इस समस्या की चिंता में खुद डूबने उतरने लगी। समय बीतने के साथ श्यामली का आत्मविश्वास घर, मोहल्ले एवं विद्यालय में रंग रूप से संबंधित कड़वी बातें कहे जाने के कारण टूटता गया। कभी कभी तो उसकी माँ भी गुस्सा आने पर यह बात याद दिलाने से नहीं चूकती थी कि वह गोरी नहीं है, काली कलुटी है। लेकिन पिताजी हर समय उसके समर्थन के लिए तैयार रहते थे। वे हमेशा कहते थे कि रंग रूप अपनी जगह है, जिसे बदला नहीं जा सकता, परंतु पढ़ना लिखना और लायक बनना अपने हाथ में है। उनकी ये बातें श्यामली का मनोबल बढ़ाती थी। देखते ही देखते श्यामली ने जीव विज्ञान में बैचलर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अभी से लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। रंग के कारण समय काफी लग जाएगा, एक दिन उसने उसकी माँ को यह कहते सुना। फिर हमारे पास इतना धन भी तो नहीं कि दहेज से यह अवगुण ढाक दिया जाए। दूसरे की भी तो शादी करनी है। माँ की यह बात उसे कंठस्थ हो गई थी। पिताजी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने की बात कहकर शादी की बात टाल जाते, परंतु प्रतिदिन के क्लेश से तंग आकर उन्होंने श्यामली का बायोडेटा बना डाला। यह क्या लिख दिया? कॉम्प्लेक्शन डार्क। अरे इसे पढ़कर तो कोई बात आगे ही नहीं बढ़ाएगा। लिखिए फिर। माँ के दबाव में पिताजी ने बायोडेटा बदल दिया। रिश्ते भी आने लगे। फिर लड़के वालों में श्यामली को देखने की बात की। श्यामली एक ओर तो आशावान थी, दूसरी ओर सशंकित थी। हर लड़के को इस घड़ी से गुजरना होता है। सलवार कुर्ते से लेकर साड़ियां तक चुनी जाने लगी कि किस कपड़े में श्यामली का रंग खिला सा दिखेगा। अंत में हल्के नीले रंग की एक साड़ी चुनी गई। उस दिन कामवाली बाई को छुट्टी दे दी गई, क्योंकि यही लोग तो सबसे अधिक बातें फैलाती हैं। छोटी बहन को उसकी सहेली के घर भेज दिया गया कि कहीं श्यामली की जगह उसे ही न पसंद कर लिया जाए। हाथों में चाय की ट्रे लेकर श्यामली ने कमरे में कदम रखा। आंखें न उठाते हुए भी उसने यह महसूस कर लिया कि सारी नजरें उसी पर टिक गई हैं। ट्रे रखकर वह कोने में बैठ गई। जाओ, तुम अंदर ही जाकर बैठ जाओ। चंद मिनटों में ही लड़की की माँ के कड़े शब्दों ने उसे जगाया। श्यामली उठकर भीतर चली गई। अरे वाह, खूब झूठ बोला आपने। लड़की तो एकदम काली है। बायोडेटा में तो फेयर लिखा था। यहाँ तो मैं रिश्ता बिल्कुल नहीं कर सकती, लड़की की माँ ने उठते हुए कहा। श्यामली ने अंदर बैठे बैठे सारा वार्तालाप सुन लिया था। उसका दिल चाहा कि बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबको भला बुरा कहे, पर अपमान का घूंट पीकर रह गई। श्यामली को घर में घुटन सी होने लगी थी। अधिक समय कॉलेज में ही बिताती थी। घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। कभी कभार शीशे के आगे भी खड़ी हो जाती थी। शायद ही ऐसी कोई क्रीम या लेप बचा था जो आजमाया नहीं गया हो उसके द्वारा। इस बीच कमोबेश सभी जगह बातें रंग पर आकर टूट जाती थी। आरंभ में तो माँ ने शादी का बक्सा भी तैयार करना शुरू कर दिया था। कुछ साड़ियाँ खरीदने के बाद वह भी रोक दिया गया। श्यामली ने किसी दूसरे शहर में नौकरी करने की सोची, परंतु माता पिता के दबाव के कारण उसी कॉलेज में प्राध्यापिका बन गई। समय के साथ साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ती गई।
एक लड़की तो विवाह की उम्र पार करी गई थी, कहीं दूसरी के विवाह में भी देर ना हो जाए, यह सोचकर छोटी की शादी धूमधाम से कर दी गई। श्यामली ने बहन की शादी की तैयारी व मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर सबकी आंखों में अपने प्रति अजीब सी बेचारगी देखकर उसे चिढ़ सी होने लगी। एक दिन श्यामली की माँ कहीं से लौटकर आई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उन्होंने बताया कि पड़ोसन ने कहा कि बेटा नहीं होने के कारण बुढ़ापे में सेवा के ख्याल से वे श्यामली की शादी नहीं कर रहे हैं। कौन सी कसर बाकी रह गई? जात पात तक तो छोड़ दिया उन्होंने रिश्ते तलाशने में, पर कहीं तय नहीं हुई तो क्या करे? अब तो तलाकशुदा या विधुर ही रह गए हैं। अब आप इस तरह के लड़के भी देखना शुरू कर दीजिए। माँ ने पिताजी से कहा। अब श्यामली हमारे लिए क्या ऐसा बोझा हो गई है? जरा धीरे बोलो। उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी, उसके बारे में भी तो सोचो, धीमी आवाज में पिताजी ने कहा। श्यामली ने अपने कमरे से सारी बातें सुन ली थी। उसका मन कर रहा था कि जहर खाकर आत्महत्या ही कर ले। रात दिन इस स्थिति का सामना करने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। इच्छा हो रही थी कि कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां सब अजनबी हो, कोई कुछ न पूछे, कोई कुछ न कहे। इधर शामली की 30वीं वर्षगांठ आते ही माँ पिताजी तलाकशुदा और विधुर लड़के भी देखने लगे थे। जहाँ लड़के वाले तैयार होते, वहाँ उम्र का अधिक अंतर या बड़े बड़े बच्चों की बात सोचकर माता पिता पैर खींच लेते। अब शामली भी पहले वाली शामली नहीं रही थी। उसका मुंह भी खुल गया था। कई रिश्ते वह स्वयं भी ठुकरा देती थी। एक दिन श्यामली जल्दी घर लौट आई। उसकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। माता पिता को सामने बैठा कर उसने एक सांस में सब कुछ कह डाला। मुझे अमेरिका में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान में पीएचडी के लिए दाखिला मिल गया है। 2 महीने में जाना होगा। अमेरिका नामी विश्वविद्यालयों में से एक है। मैं तो जरूर जाऊंगी। माँ पिताजी यह सुनकर सन्न रह गए। वर्तमान में आने में उन्हें कुछ समय लगा। इस शहर के बाहर तुम अकेली कहीं नहीं गई तो उतनी दूर कैसे जाओगी? कोई जान न पहचान और न देश अपना। मेरा तो जी कांप उठता है देखकर। माँ बोली। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए पीएचडी करना जरूरी है। इतना अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। पिताजी, आप भी कुछ कहिए ना। हमेशा की तरह श्यामली ने पिता से समर्थन मांगा। न चाहते हुए भी पिताजी ने हामी भर दी। कुछ समय के बाद माँ भी राजी हो गई। आखिर जाने का दिन भी आ गया। हवाई अड्डे पर माँ श्यामली के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हें अपने कोख से जन्म दिया है और हमेशा तुम्हारे भविष्य की चिंता में कभी तुम्हें आंख भर भी देख नहीं पाई, न प्यार ही कर पाई। सोचा था तुम्हें डोली पर बैठाकर चैन की सांस लूंगी, पर यह तो ना हो सका। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे बेटी। मुझे गलत मत समझना। माँ हूँ, कभी तुम्हारा अहित थोड़े ना सोचूंगी। श्यामली भी रोने लगी। बरसों की कड़वाहट एक पल में बह गई। एक नई उमंग और उत्साह के साथ वह अमेरिका पहुंची। थोड़ी बहुत घबराहट और चिंता थी, जो तब समाप्त हुई जब उसने अपने नाम की तख्ती एक सज्जन के गले में लटकी देखी। श्यामली उनके पास पहुंची और अपना परिचय दिया। उत्तर में उसे पता चला कि वो श्री एडम स्मिथ है, जो उसके पीएचडी के गाइड होंगे। हंसते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों की आधी चिंता समाप्त हो जाती है जब उन्हें लेने कोई हवाई अड्डे पहुंच जाता है। श्यामली ने पूछा, और दूसरी आधी कब समाप्त हो जाती है? कैंपस पहुंचकर बताऊंगा। पूरे रास्ते एडम अमेरिका के बारे में और विश्वविद्यालय के बारे में बताकर उसे आश्वस्त करते रहे। यह है तुम्हारा छात्रावास और यह है तुम्हारा कमरा। एडम ने शामली को कमरा दिखाया। शामली को यह केवल एक कमरा नहीं, बल्कि एक कमरे का घर लगा, सारी आवश्यकताओं से युक्त। अकेले कमरे में डरने की कोई बात नहीं है, एडम ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, श्यामली थोड़ा झेप गई। तुमने पूछा था ना कि बाकी आधी चिंता कब समाप्त होती है? वह है दरवाजा खोलने से लेकर उपकरणों के प्रयोग की ट्रेनिंग। श्यामली ने सोचा कि लगता है कि इन्हें भारत से आए विद्यार्थियों के बारे में काफी पता है। श्यामली को नए जीवन में व्यवस्थित होने में लगभग 1 महीना लग गया। मिस्टर स्मिथ ने उसे पूरा सहयोग दिया। ग्रोसरी की खरीदारी से लेकर कार चलाना सिखाने तक में बहुत मदद मिली उसे उनसे। श्यामली शोध कार्य में जुट गई। एडम के निर्देशन में उसके काफी शोध पत्र भी जीव विज्ञान के जर्नल्स में छपने लगे।
अपने कार्य की प्रगति से शामली भी बहुत संतुष्ट और खुश थी। कुछ समय के बाद जीव विज्ञान के कुछ विद्यार्थियों ने नयाग्रा जलप्रपात घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री एडम भी साथ गए। श्यामली की खुशी का ठिकाना न था। नियाग्रा के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। अब देखने का अवसर मिल रहा था। विशालकाय जलप्रपात को आंखों के आगे देखकर श्यामली रोमांचित हो उठी थी। एडम उसे जलप्रपात से संबंधित तथ्य बता रहे थे। नियाग्रा प्रवास के दौरान एडम से उसकी काफी बातचीत हुई, जिससे पता चला कि एडम दक्षिण भारत की यात्रा कर चुके हैं, भारतीय संस्कृति की अच्छी जानकारी रखते हैं। अपने माता पिता तथा निजी जीवन के बारे में उन्होंने शामली को बताया। 2 वर्ष पूरे होने को आ रहे थे। माता पिता के आग्रह और अपनी भी उत्कट इच्छा होने के कारण शामली ने भारत जाने की सोची और छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। तुम भारत जाना चाहती हो? एडम ने पूछा। जी हाँ, 2 वर्ष हो गए हैं। मैं माँ पिताजी से मिलना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ भारत चल सकता हूँ? मैंने उत्तर भारत नहीं देखा है। मैं घूम भी लूंगा और तुम्हारे माता पिता से मिल भी लूंगा। चलिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। शामली ने भारत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। माँ पिताजी को अपने और एडम के आने की सूचना दे दी। अंततः वह दिन भी आ गया जब वे लोग भारत पहुंचे। माता पिता के गले लगकर शामली अपने आप को रोक नहीं पाई। 2 सालों में उनकी याद भी बहुत आई थी। कितनी बार अपने कमरे में माँ पिताजी को याद करके उसने आंसू बहाए थे। श्यामली ने एडम का परिचय करवाया। एडम ने भारतीय शैली में अभिवादन किया माँ पिताजी का। माँ पिताजी के साथ एडम की खूब बातें होती, हंसी मजाक चलता रहता। कुछ दिन बीत गए। पास पड़ोस वाले पूछने लगे कि यह विदेशी कब तक रहेगा। माता पिता ने शामली से पूछा, पर शामली को इस बारे में कुछ पता नहीं था। एडम से पूछे भी तो कैसे। उसने ऐसे ही कह दिया कि बस 1-2 दिनों में घूमने निकल जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक शाम शामली कहीं बाहर से लौटी तो घर के अंदर से हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। माँ को इतना खुश तो बरसों से नहीं देखा था। शामली के पूछने पर किसी ने ठीक ठीक कुछ बताया नहीं। शामली अपने कमरे में चली गई। एडम उसके पीछे पीछे कमरे में आए और बोले, शामली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना। देखो शामली, मुझे घुमा फिरा कर कहना आता नहीं। भारतीय संस्कृति के अनुसार मैंने तुम्हारे माता पिता से बात कर ली है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे किसी भी निर्णय का आपसे क्या संबंध है? यह निर्णय है शादी का। अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं और मुझे विश्वास है कि हम दोनों एक अच्छे पति पत्नी भी बन सकते हैं। यह रही सगाई की अंगूठी। यदि तुम इस बात से सहमत न हो तो इसे लौटा देना। इतना कहकर एडम शामली के कमरे से बाहर चले गए। शामली ने इस स्थिति की कल्पना सपने में भी नहीं की थी। एक तो उसने एडम को कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं था, पर अब उसे लगने लगा था कि वह और एडम एक दूसरे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सगाई की अंगूठी इस तरह उसके हाथों में आएगी, यह बात तो कभी उसने सोची भी नहीं थी। इस उम्मीद में माँ ने आधा जीवन काट डाला और पिताजी ने कितने लड़के वालों की चौखट पर नाक रगड़ डाली। अंगूठी पर आंसू की बूंद गिरते ही शामली वर्तमान में लौट आई। उठकर आईने के सामने बैठ गई। आज तक जो आईना उसे बदसूरत कहकर मुंह चिढ़ाता रहा, आज उसे वह अच्छा लग रहा था। यंत्रवत उसने वह बक्सा खोला जो कभी उसकी शादी के लिए तैयार किया जाता रहा था। उसमें से एक साड़ी निकालकर उसने पहन ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर के कमरे में कोई आवाज नहीं आ रही थी। कमरे में पहुंचे तो देखा कि सब लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शामली को इस रूप में देखकर माँ पिताजी चौंक गए। जिस लड़की ने कभी बनाव श्रृंगार नहीं किया, उसे सजा सवरा देखकर उन्होंने मन ही मन आशीर्वाद दिया। शामली ने माता पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में मौन स्वीकृति देखकर वह एडम की ओर बढ़ी और बोली, आप अपने हाथों से ही मुझे यह अंगूठी पहना दीजिए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे एक प्यारी सी कहानी, शामली, जिसे लिखा है जाने माने राइटर उत्कर्ष राय ने। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ।
तब तक विदा। आपका दिन शुभ